ध्रुव के सबक सिखाने के इरादे को देखकर विदुर ने खुश होते हुए ध्रुव से कहा, बहुत अच्छे। अब जो तुम इस तरह की लगन और मेहनत के लिए तैयार हो, इसलिए मैं तुम्हें दक्ष रैंक तक पहुंचाने का सबसे तेज तरीका अपनाऊंगा। आचार्य ये बात अच्छे से जानते थे कि नफरत और गुस्से का इस्तेमाल कर बहुत कुछ अच्छा भी हासिल किया जा सकता था, और क्योंकि ये बात मन ही मन हो रही थी, इसलिए डॉक्टर को कुछ सुनाई नहीं दिया। वो चील पर बैठकर थोड़ी देर आसमान के चक्कर लगाती रही और फिर उसने चील को इशारा कर एक बड़े से पत्थर के पास जाने को कहा, जो एक छोटे से पहाड़ पर रखा हुआ था। फिर वहां पहुंचकर डॉक्टर परी ने नीचे देखते हुए कहा, कैंप यहां से बहुत पास है, और क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें यहीं छोड़ देती हूँ। मेरी मानो तो रात यहीं बिताओ और सुबह होने पर ही इस जगह को छोड़ना, क्योंकि ये जगह तुम्हें रात भर महफूज रखेगी। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कहीं और छोड़ दूं, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए डॉक्टर से थकी हुई आवाज में कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आज रात यहीं बिता लूंगा। वैसे भी मैं और कहीं जाने के लिए काफी थक गया हूं। इतना कहकर ध्रुव मुस्कुराते हुए परी की तरफ देखने लगा। उसके बाद वो एक कदम आगे आया और फिर उसने परी की खूबसूरत आंखों में देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हम फिर कभी मिल पाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें अलविदा कहना चाहता हूं, और शुक्रिया भी। ये बात सुनकर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए एक छोटी सी पुड़िया निकालकर ध्रुव के हाथों में पकड़ाते हुए कहा, इसे अपने पास रख लो। वैसे तो ये कोई बहुत असरदार दवा नहीं है, लेकिन तुम्हारे बचाव के लिए काफी होनी चाहिए। डॉक्टर की इस फिक्र को देखकर ध्रुव बहुत खुश हो गया। वो अच्छी तरह से जानता था कि वो और परी इत्तेफाक से मिले थे और अभी तक अच्छे दोस्त भी नहीं बने थे, लेकिन फिर भी ध्रुव ने पहले ही परी के खजाने से अपना हिस्सा अलग कर लिया था, जबकि पूरे खजाने पर हक सिर्फ डॉक्टर का होना था। और भले ही ध्रुव ने अरशान से उसे बचाया हो, लेकिन वैसे हालात में कोई भी आदमी वही करता जो ध्रुव ने किया। यही सब सोचते हुए ध्रुव ने वो पुड़िया डॉक्टर के हाथ से ले ली। उस दौरान उसे डॉक्टर के मुलायम हाथ का स्पर्श महसूस हुआ और उसके दिल की धड़कनें अचानक से तेज हो गईं। तभी शर्माते हुए ध्रुव ने परी को अलविदा कहा, फिर मिलते हैं डॉक्टर परी, और जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं हम दोनों की तरफ से उस भेड़िया दल का काम तमाम कर दूंगा। तब तक अपना ध्यान रखना। ये कहकर ध्रुव वहां से मुड़कर जाने लगा। फिर वो चलते चलते उस घने अंधेरे जंगल में गायब हो गया। तभी डॉक्टर ने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगी। इतना कहकर परी ने चील को भी जाने का इशारा किया और फिर वो मुड़कर कैंप की तरफ जाने लगी। उसके बाद वो चील हवा में कहीं गायब हो गया। वहीं जंगल में चलते चलते परी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी और फिलहाल उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा था। उसके मन में इस वक्त एक ही ख्याल चल रहा था, अरशान से बदला लेने का। इसी बदले की आग में जलकर परी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अरशान, तुझे तो मैं बताती हूँ, एक औरत का गुस्सा तेरी सोच से भी परे है, और ये मैं तुझे साबित करके दिखाऊंगी। मैं तुझे तेरी घिनौनी सोच के लिए सजा दिलवा कर रहूंगी। इसके बाद वो कैंप में जाकर आराम से सो गई। जब अगली सुबह हुई तो डॉक्टर की नींद तंबू के बाहर से आती हुई आवाजों की वजह से अचानक खुली। उसे ये आवाज जानी पहचानी लग रही थी और इसलिए उसने तुरंत उठकर अपने कपड़े बदले और फिर गुस्से से तंबू के बाहर चलकर गई। तंबू के बाहर 7 से 8 योद्धा खड़े हुए थे और एक लड़के को डॉक्टर परी के तंबू में घुसने से रोक रहे थे। फिर जैसे ही योद्धाओं ने डॉक्टर को देखा तो वो उस लड़के को भुलाकर डॉक्टर परी से मुस्कुराते हुए मिलने आ गए। परी ने पहले सभी योद्धाओं से मुस्कुराते हुए बात की और फिर वो मुड़कर अरशान के पास जाने लगी। फिर अरशान के पास पहुंचते ही डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम इतनी सुबह मेरे तंबू में घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या इरादा है तुम्हारा अरशान? उसकी मुस्कुराहट देखकर अरशान को और ज्यादा गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने देखा कि कुछ योद्धा पास ही खड़े उसे घूर रहे थे और इसलिए अरशान ने भी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए परी से कहा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है डॉक्टर, वो हम लोगों को देरी हो रही थी तो मैंने सोचा कि आपको आकर जगा दूं ताकि हम अपने सफर को वापस शुरू कर सके। ये कहकर उसने परी के आसपास देखा और जब उसे ध्रुव कहीं नहीं दिखा तो उसके चेहरे पर परेशानी छलकने लगी। उसकी परेशानी को देखकर डॉक्टर परी ने अपने हाथ से योद्धाओं को कुछ देर के लिए दूर जाने का इशारा किया और फिर वो अरशान से मुस्कुराते हुए कहने लगी, भेड़िया दल के होने वाले लीडर को यह पता होना चाहिए कि एक चूहा खाने की तलाश में परेशान होता रहता है और फिर जैसे ही उसे खाना दिखता है तो वो बिना कुछ सोचे खाने पर टूट पड़ता है। लेकिन वो ये सोचता ही नहीं है कि शायद ये खाना एक झांसा भी हो सकता है जिसे एक बिल्ली ने बिछाया। तुम्हारी नजर में इस कहानी में सबसे समझदार कौन है, वो चूहा या फिर वो बिल्ली? इस पर अरशान ने मुस्कुराते हुए परी को जवाब दिया, अगर वो चूहा किसी खास जगह का हुआ तो हो सकता है कि वो बिल्ली से बहुत ज्यादा शातिर हो। और क्या हम बात को गोल गोल न घुमाते हुए सीधे मुद्दे पर आ सकते हैं? मैं जानता हूं कि तुम इसलिए वापस आई हो क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, और वैसे भी मेरे निशाने पर तुम बिल्कुल नहीं हो, इसलिए चुपचाप उस लड़के ध्रुव को मुझे पकड़ा दो और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। उसकी बात सुनते ही परी ने खुशी से हाथ फैलाते हुए कहा, लेकिन वो लड़का ध्रुव तो चला गया। परी की यह बात सुनकर अरशान ने हैरान होते हुए कहा, क्या चला गया?
तभी परी ने उसकी इस हैरानी का मजाक उड़ाते हुए आगे कहा, तो क्या वो तुम्हें बताकर जाता? और वैसे भी तुम्हें क्या लगा था कि वो इतना बेवकूफ है कि यहाँ वापस आएगा? और अगर तुम्हें ऐसा लगा भी था तो फिर बेवकूफ वो लड़का नहीं, कोई और हुआ। परी इतनी बहादुरी से ये बात इसलिए कह पा रही थी क्योंकि वो जानती थी कि अरशान योद्धाओं के सामने उसे कुछ नहीं कर सकता था। ये योद्धा यहाँ उसके बचाव के लिए ही आए थे, और वो जब परी के लिए खतरनाक तिलस्मी जानवरों तक से लड़ सकते थे तो फिर अरशान किस खेत की मूली था? इस बात का अफसोस मनाते हुए अरशान ने गुस्से में परी को कोसते हुए कहा, देखना, तुम एक दिन बहुत बुरी मौत मरोगी, और रही बात तुम्हारे उस ध्रुव की, तो वो खुद ब खुद मुख्य इलाके में मारा जाएगा। परी ने उसकी बात को मुस्कुराते हुए नजरअंदाज किया, और तभी दवा इकट्ठा करने वाले लोगों में से एक परी के पास आया और फिर उसने झुककर परी से कहा, डॉक्टर परी, हम लोगों ने काफी दवा इकट्ठा कर ली है, क्या हम अब आगे बढ़ सकते हैं? इस बात का जवाब देते हुए परी ने कहा, बिल्कुल, हम लोग इस सफर में आगे बढ़ते हैं। ये कहकर उसने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ अरशान को देखा और फिर बाकी योद्धाओं की तरफ चिल्लाते हुए कहा, सभी योद्धा ध्यान से सुने, भेड़िया दल के योद्धाओं को कुछ जरूरी काम याद आ गया है, इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग मेरी रक्षा के लिए मेरे साथ साथ चलें। क्या आप लोग मेरे लिए इतना कर सकते हैं? परी की आवाज में यह सवाल किसी चाशनी की तरह लग रहा था, जिसे देखते ही आसपास मौजूद योद्धा सब छोड़ छाड़ कर तुरंत मक्खियों की तरह भिन भिनाते हुए परी के पास आए। सभी योद्धाओं का उत्साह देखकर अरशान ने गुस्से भरी नजरों से डॉक्टर परी को देखा, क्योंकि वो जानता था कि यह परी का खुद को बचाने का तरीका था। और तभी योद्धाओं के इकट्ठा हो जाने पर डॉक्टर परी ने मुस्कुराते हुए अरशान से कहा, वैसे मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गई, जो ध्रुव ने मुझे तुमसे कहने को कहा था। ये सुनते ही अरशान ने तुरंत मुस्कुराते हुए परी से कहा, मैं जानता हूं कि उसने मुझसे अपनी जान की भीख मांगी होगी, लेकिन परी, उस लड़के ने मुझे घायल किया था, इसलिए मैं उसे तभी माफ करूंगा जब वो मुझे गुफा से मिली हर चीज सही सलामत लौटा देगा। उसके अहंकार को देखते हुए डॉक्टर परी खुद को जोर से हंसने से रोक नहीं पाई। फिर उसने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए अरशान से कहा, यह किस गलतफहमी में जी रहे हो तुम अरशान? ध्रुव ने मुझसे ये सब नहीं कहा, बल्कि उसने तो तुम्हारे लिए चेतावनी भेजी है कि वो तुमसे मिलने जल्द वापस आएगा। ये सुनते ही अरशान का चेहरा अकड़ने लगा और उसकी आंखें गुस्से से बड़ी हो गईं। उन आंखों में ध्रुव को मारने की आग जलने लगी थी और उसने उसी गुस्से के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा है, अगर वो तिलस्मी जानवरों के हमले से जिंदा बच भी गया तो मैं उसका स्वागत अपने हाथों से करूंगा। इतना कहकर वो तुरंत पलटकर अपने बाकी बचे योद्धाओं के साथ वहां से जाने लगा। उसे जाते हुए देख परी समझ गई थी कि स्वागत से उसका मतलब मुकाबला था, लेकिन परी ने ध्रुव की ताकत की एक झलक देखी थी और उससे वो इतना तो कह सकती थी कि यह मुकाबला अरशान के लिए इतना आसान होने वाला नहीं था। फिर मुस्कुराते हुए परी पलट कर जाने लगी कि तभी उसे दूर पेड़ों के बीच किसी की परछाई दिखी। वो परछाई ध्रुव की थी, जो इस वक्त अरशान को जाते हुए देख रहा था। तभी उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहा, इंतजार कर मेरा अरशान, मैं जल्दी तुझसे मिलने आऊंगा। मुझे अच्छी तरह से याद है कल रात मैंने तेरा क्या हश्र किया था, लेकिन अगली बार मैं तुझे चलने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। फिर सुबह की ताजी और ठंडी हवा को महसूस करते हुए ध्रुव मुड़कर घने जंगल में जाने लगा। उसकी पीठ पर इस वक्त वो काला पत्थर लटका हुआ था, जो उसने गुफा में निकाल कर अपनी अंगूठी में डाल लिया था। चलते चलते ध्रुव सोचने लगा कि अभी तो उसका कठिन सफर शुरू ही हुआ था और अब यह देखना बाकी था कि आगे आगे और क्या होता है। वहीं दूर से उस परछाई को जाते देख परी भी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। फिर देखते ही देखते 2 दिन गुजर गए और ध्रुव इन 2 दिनों में लगभग 10 तिलस्मी जानवरों से लड़ चुका था, जिसमें से 2 जानवरों से वो मुकाबला जीत भी गया था, लेकिन बाकियों से वो अपनी जान बचाकर भागता रहा जब तक कि जानवर परेशान होकर उसका पीछा नहीं छोड़ दिया करते। लेकिन इतनी बार भागने के बावजूद ध्रुव को समझ आ गया था कि जिंदगी मौत की लड़ाई क्या होती है, और इससे उसकी सोच पर भी काफी असर पड़ रहा था। इन 2 दिनों में ध्रुव ने कोई अच्छी ट्रेनिंग की जगह ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसे ऐसी कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि हर बार आचार्य विदुर उस जगह में कोई ना कोई नुक्स निकाल ही देते। इसलिए वो बिना रुके जंगल में चलता गया और तिलस्मी जानवरों से बचते बचाते निकलता रहा। तभी अचानक उसे झाड़ियों में से आवाज सुनाई देने लगी और वो एक झटके में सावधान हुआ। उसके बाद उसने अपने आसपास देखते हुए घास में छिपना सही समझा। फिर पास ही जमीन पर पड़े सूखे पत्तों से उसने खुद को ढक लिया। पूरी तरह से छुपे ध्रुव ने जैसे ही पत्तों के बीच से झाड़ियों की तरफ देखा तो उसकी आंखें डर के मारे बड़ी हो गईं। उसने तुरंत अपनी सांस को काबू किया, क्योंकि उसे अपने सामने एक जानवर दिखा था, एक तिलस्मी जानवर, जो इस वक्त उसकी तरफ ही देख रहा था। यह तिलस्मी जानवर एक लाल रंग का भेड़िया था, जो आम भेड़ियों से बहुत ज्यादा बड़ा था। वो बड़ा सा लाल भेड़िया एक रैंक 1 का अग्नि भेड़िया था और उसकी ताकत इंसानों के 6 सितारों वाले एकलव्य के बराबर थी। ध्रुव उसे घबराते हुए देख रहा था, क्योंकि इससे पहले उसे जब भी कोई लाल भेड़िया दिखाई देता तो ध्रुव चुपचाप दूसरा रास्ता अपना लिया करता, और इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि वो अपनी पीठ पर भारी पत्थर टांगे हुए था, जिसके साथ भेड़िए से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। फिलहाल ध्रुव घास पर लेटे लेटे ये सोच रहा था कि इस बार शायद वो फंस चुका था,
क्योंकि भेड़िया ध्रुव के बहुत करीब आ गया था और इस वक्त गुर्राते हुए उसे ही देख रहा था। तभी ध्रुव ने अचानक से खुद को हवा में उछाला, जिससे उस पर बिछी पत्तियां हवा में उड़ने लगी। और फिर जैसे ही भेड़िए ने यह देखते हुए ध्रुव की ओर छलांग मारी तो हवा से जमीन पर आते हुए ध्रुव ने कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर ली, जिसके तुरंत बाद ध्रुव के शरीर से बहुत सारी शक्ति निकलकर उसके हाथों के आसपास मंडराने लगी। और फिर उसने शक्ति का इस्तेमाल कर उस भेड़िए को जोर से मुक्का चढ़ते हुए चिल्लाया, ऑक्टेन ब्लास्ट! ध्रुव के इस हमले से शक्तियां तेजी से भेड़िए को एक झटके में 10 मीटर दूर ले गई और वो सीधे जाकर एक पेड़ के तने से टकरा गया। ध्रुव समझ गया कि उसने उस भेड़िए को हरा दिया था और इसलिए उसने एक गहरी सांस ली, जो वो काफी देर से नहीं ले पाया था। फिर उसने अपने अकड़े हुए हाथ पैर खोले और गर्दन चटकाते हुए उसने तुरंत अपने पास से एक खंजर बाहर निकाल लिया। ये खंजर ध्रुव ने अपनी सुरक्षा के लिए रखा था, जिसका इस्तेमाल वो फिलहाल भेड़िए का सिर काटने के लिए करने वाला था। वैसे तो ध्रुव मरे हुए जानवर का सिर धड़ से अलग नहीं करना चाहता था, लेकिन तिलस्मी पत्थर ढूंढने का एक यही तरीका बाकी था। फिर ध्रुव ने उस भेड़िए से माफी मांगते हुए उसके सर को अपने खंजर से काट दिया और तभी ध्रुव को भेड़िए के सिर में छुपा एक तिलस्मी पत्थर दिखा। उसे देखते ही ध्रुव ने हैरानी में कहा, तिलस्मी पत्थर? आचार्य, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये पत्थर सच में कितना खूबसूरत है। वो चमकदार तिलस्मी पत्थर लाल रंग का था और भेड़िए के लाल रंग के होने की वजह भी ये पत्थर ही था। लेकिन फिलहाल वो पत्थर भेड़िए के खून से सना हुआ था। इसके बावजूद ध्रुव ने उसकी परवाह किए बिना उस पत्थर को हाथ में लेकर उसमें छपे खून को अपने कपड़े से साफ किया और फिर भेड़िए की लाश को पेड़ के किनारे घसीटते हुए वो पास ही कल कल करते पानी की तरफ जाने लगा। फिर पेड़ों के सामने से गुजरते हुए ध्रुव जल्दी जल्दी उस पानी की आवाज की तरफ जाने लगा और फिर जैसे ही वो उसके करीब पहुंचने वाला था तो उसे झरने की आवाज साफ सुनाई देने लगी। वो आवाज सुनकर उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो गई और वो भागते हुए उस झरने के पास गया। फिर जैसे ही ध्रुव आखिरी पेड़ से आगे आया तो उसे अपने सामने कुदरत का वो नजारा दिखा जिसे देखकर वो खुशी से लगभग पागल हो गया। तो आखिर ऐसा क्या नजारा देखा था ध्रुव ने जिससे उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया था? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा का अगला एपिसोड मेरे यानी आरजे रिवांश के साथ।